हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी एक सीरीज चल रही है एमपीजीके की, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के सभी डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर इसमें किसी भी तरीके का सुधार आप चाहते हैं तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि बच्चों के जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा किया जाए। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मध्य प्रदेश की जो यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसा टॉपिक है जहां से पीटी में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसी के साथ में जो मेंस एग्जामिनेशन है ना, यहाँ भी ढेर सारे सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक के लेक्चर्स की जो लेंथ है ना, भले ये 35 से 40 मिनट है, लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका आपके लिए। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या होती है और एमपी में इसको लेके क्या कहानी है, हम पूरी कहानी आपको समझाते हैं और फिर देखते हैं एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखो, यूनेस्को एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा अपनी एक लिस्ट जारी की जाती है जिसको आप लोग कहते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज 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 लिस्ट। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं विश्व विरासत स्थल। विश्व विश्व विरासत विरासत स्थल। ये जो लिस्ट है वो यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। यूनेस्को कब एस्टेब्लिश हुआ, प्लीज मुझे आप बताइएगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि कंजर्वेशन ऑफ ऑफ ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज वैल्यूज एंड एंड आवर कल्चर। इसको लाने के पीछे जो पर्पस है, या इस लिस्ट को जारी करने के पीछे पर्पस जो है वो यही है कि मानवीय मानवीय मूल्य मूल्य एवं एवं हमारी संस्कृति का संस्कृति संरक्षण, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह हमारे इतिहास और हमारे कल्चर से परिचित रहें, वो इसको भूले नहीं। यूनेस्को के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ह्यूमन जो कल्चर है या ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आगे आने वाले दुनिया को ये दिखा सकें कि हम पहले कितने सही थे, कितने मॉडर्न भी थे। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन बहुत मॉडर्न होगी और हमको बहुत अजीब तरीके से वो देखेंगे। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको कंजर्व करना चाहते हैं, इनको संरक्षित करना चाहते हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ी को ये दिखा सकें कि हमारा गौरवशाली इतिहास ऐसा है। तो यूनेस्को के द्वारा कुछ स्थलों को, कुछ जो प्लेसेस होते हैं, इन प्लेसेस को संरक्षित करती है। संरक्षित करने का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्टेड कर देती है और यहाँ की जो देखरेख है वो सारा का सारा फिर यूएन के द्वारा फंडेड होता है। मतलब उस स्थल का संरक्षण करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से स्थलों को शामिल करते हैं सर, क्या क्या इसमें आ सकते हैं? देखो, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थल को जिसका लंबा ऐतिहासिक महत्व हो और कुछ ऐसा हो जो उसको यूनिक बनाता हो, अगर किसी की कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल कुछ ऐसा है जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसी के साथ में कुछ अगर ऐसा है जो नेचुरल इंपॉर्टेंस का है, नेचुरल प्राकृतिक, अगर कुछ प्राकृतिक भी है, और फिर कुछ ऐसा है जो ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड है, ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड है, या मानवीय मूल्यों से संबंधित कोई प्रथा है, कोई ट्रेडिशन है, हम इन सभी स्थलों को संरक्षित कर रहे हैं, या यूएन के द्वारा इन सभी स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है। तो यूनेस्को का पर्पस क्या है? ऐतिहासिक जो संस्कृति है, हिस्टोरिकल जो कल्चर है, इसको ग्लोरीफाई करना, इनको कंजर्व करना और इनको प्रोटेक्ट करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारी विरासत जैसी कोई चीज होती है, हेरिटेज जैसा कुछ है और इसको बनाए रखना है। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है, वो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है, सब कुछ तबाह करना चाहता है, कुछ और करना ही नहीं चाहता। इसीलिए यूनेस्को ने ये बीड़ा उठाया कि हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करेंगे ताकि वो बचे रहें। अब अगर हम आपसे बात करें भारत, तो भारत की क्या स्थिति है?
भारत के पास अभी 43 है ना। इंडिया की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो करंट में इंडिया के 43 प्लेसेस ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में हैं। भारत के 43 प्लेसेस हैं और आप सबने नाम तो काफी सुना होगा, जैसे आगरा का किला है, हम आगरा फोर्ट की बात करते हैं, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, ठीक है। या आप अजंता एलोरा की गुफाओं की बात कर लें, है ना, अजंता, अजंता एलोरा केव्स, केव्स, इस तरीके के ढेर सारे स्थल हैं, 43 प्लेसेस हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो मध्य प्रदेश की कहानी क्या है, एमपी की कहानी क्या है, क्योंकि हमें अपने एमपी के बारे में ज़्यादा जानना है। मध्य प्रदेश की जब भी आप लोग बात करते हैं, मध्य प्रदेश या एमपी की कहानी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी बच्चे कि एमपी में क्या है सर। एमपी के जो टोटल स्थल है, टोटल स्थल, इनकी संख्या तो अभी 18 हो चुकी है। टोटल स्थलों की संख्या बेटा कितनी हो चुकी है, 18 हो चुकी है। आप इस बात को ध्यान रखना। ये जो 18 प्लेसेस हैं, ये 18 प्लेसेस का इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से वर्गीकरण है कि कुछ स्थल ऐसे हैं जो परमानेंट है, परमानेंट है, जो स्थायी सूची में आते हैं, स्थायी सूची में। और स्थायी सूची की जब भी आप लोग बात करोगे, ये 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले खजुराहो के टेम्पल को शामिल किया गया था। खजुराहो टेम्पल, इन खजुराहो टेम्पल को सबसे पहले शामिल किया गया है। फिर आप लोग देखते हैं कि सांची के जो स्तूपा हैं, सांची, इस सांची स्तूपा को शामिल किया गया, सांची स्तूपा। और फिर हम लोग बात करते हैं भीम, भीम बेटिका। अब ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऑफिशियल डेटा है, मतलब ये मध्य प्रदेश सरकार का डेटा है। कुछ किताबों में कुछ भी लिखा रहता है कि 5 कर दिए, 6 कर दिए, पर समझने की कोशिश करना। खजुराहो के जो टेम्पल हैं, इनको हमने शामिल किया 1986 में, 1986 में। सांची स्तूपा को शामिल किया है 1989 में, और भीम बेटिका को यहाँ पे शामिल किया गया 2003 में। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि ये कहाँ, कि ये कब इनको शामिल किया गया। दूसरा, खजुराहो की टेम्पल खजुराहो में है, सांची का स्तूपा सांची में, सांची रायसेन में है। खजुराहो और भीम बेटिका गुफाएं रायसेन में हमको देखने को मिलती है, डिटेल इनकी देखेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 15 है, ये टेंटेटिव लिस्ट में है, और ये टेंटेटिव लिस्ट अभी रिसेंटली चर्चा में आई थी, है ना। वहाँ की जो 15 प्लेसेस है ना, ये 15 प्लेसेस बेटा टेंटेटिव लिस्ट में आते हैं। टेंटेटिव, टेंटेटिव लिस्ट या भविष्य की सूची में इनको शामिल किया गया है। भविष्य, भविष्य की सूची में ये आते हैं, इस बात को ध्यान रखना, टेंटेटिव लिस्ट में आते हैं। तो 15 टोटल 18 प्लेसेस हैं और यह 15 टेंटेटिव लिस्ट में है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यह है कि ये हमारे कल्चर, इस कल्चर या संस्कृति का संरक्षण है, संस्कृति को बचाए रखते हैं। दूसरा, जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो हमारा हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं सर? खजुराहो की टेम्पल है, सांची का स्तूपा है, भीम बेटिका की गुफाएं हैं, और ये स्थायी सूची में है, स्थायी सूची में इनको अलग अलग समय पे शामिल किया गया है। 15 ऐसे प्लेसेस हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं। अब एमपीपीएससी मेंस का प्री का पेपर देने जा रहे हैं, तो प्री में तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया, कितने प्लेसेस हैं? 18। स्थायी कितने हैं? 3। कब किसको शामिल किया गया? लेकिन मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल और इसकी इंपॉर्टेंस पे अगर क्वेश्चन बन गया तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होगा कि सर हम इसको कैसे डील करें। तो उसको डील करने का जो तरीका है ना बेटा, वो यही है कि आप पूरी इंपॉर्टेंस लिखें, फिर हर एक स्थल के बारे में चर्चा करना शुरू कर दें। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मध्य प्रदेश की जो विरासत स्थल है उसमें सबसे पहले खजुराहो समूह है, खजुराहो टेम्पल है। अब खजुराहो समूह की जब भी आप बात करते हैं कि ये 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। कहाँ है ये? छतरपुर जिले में आते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक महत्व है कि चंदेल राजवंश ने 1950 से लेकर 950 के बीच इनको निर्माण कराया। कहाँ पे है सर खजुराहो? छतरपुर जिले में आता है। किस राजवंश ने
खजुराहो टेम्पल समूह को डेवलप किया है, आप बता सकते हैं कि चंदेल राजवंश ने 950 से लेकर 1050 के बीच में इनको डेवलप किया है। जटिल कामुक मूर्तियों और नागर शैली के मंदिर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अगर आप इसके बारे में बात करें तो यह अपनी कामुक मूर्तियों के लिए, कामुक मूर्तियों का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा स्कल्पचर है यह बना है काम के ऊपर। मतलब आप देखते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, ध्यान है, ज्ञान है और काम है। मतलब जो हमारी सेक्सुअल डिजायर होती हैं उनको यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। अदरवाइज मत दीजिएगा प्लीज, आजकल वैसे ही माहौल सही नहीं चल रहा है, बट मेरा पर्पस किसी की इमोशंस को हर्ट करना नहीं है। ये कहानी उस समय की है जब बुद्धा वैराग्य को पूरे भारत में स्प्रेड कर रहे थे। उस समय ये मंदिरों को बनाकर ये मैसेज दिया गया कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दो ही नहीं होते, तीसरा भी है। सबसे बड़ा कर्तव्य कोई है तो जो पारिवारिक जीवन है उसको बखूबी निभाना है। किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में बनाए हुए। नागर शैली में मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां हैं, जैसे द्रविड़ शैली चलती है, नागर शैली चलती है, बेसर शैली चलती है। तीन शैलियां चलती हैं, तो उसमें से नागर शैली में इनको बनाया गया है। और मूल रूप से 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 25 ही मंदिर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 25 टेम्पल देखने को मिलते हैं। जरा एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई खजुराहो के जो टेम्पल है, ये खजुराहो के टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ठीक है, खजुराहो, खजुराहो मंदिर, मंदिर समूह। अगर आप खजुराहो मंदिर समूह की बात करते हैं, ये खजुराहो छतरपुर में, खजुराहो छतरपुर में है। इस बात को ध्यान रखना। किस शैली में बने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्लेस की बात करें, कहाँ है, तो प्लेस आपको देखने को मिलेगा, प्लेस है खजुराहो, खजुराहो। और खजुराहो कहाँ है सर? खजुराहो हमको देखने को मिलेगा छतरपुर, छतरपुर में। कब इनको शामिल किया गया? तो अगर इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड किया गया है 1986 में, 1986 में। समय काल क्या है? मतलब इनके बनने का जो समय काल है, किस टाइम पीरियड में यह बने हैं? अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 950 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में इनको बनाया गया। और कौन सी डायनेस्टी से यह रिलेट करते हैं? डायनेस्टी, और या आप बात करोगे राजवंश का, तो राजवंश है चंदेल, चंदेल राजवंश के द्वारा इनको बनाया गया है। और अगर हम आपसे बात करें कि किस शैली में, किस आर्ट में इनको बनाया गया है, अगर आप शैली की बात करेंगे, शैली या किस आर्ट फॉर्म में इनको डिजाइन किया गया है, वह नागर शैली है। और जो नागर शैली है, आप सबको पता है कि नागर शैली उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत है यहाँ पर विद्यमान है। नागर शैली में इनको बनाया गया है। जो नागर आर्ट फॉर्म है, इस नागर आर्ट फॉर्म में इनको तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये काम जो है उस काम की थीम पर बनाया गया है। इस काम का मतलब आप समझ सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के जो तीन रास्ते हैं उनमें से एक जो रास्ता है काम वाला, उस शैली पर इनको बनाया गया है। कहां पर है सर? ये खजुराहो में है, 1986 में। ये टोटल जो टेम्पल थे, इनकी संख्या कितनी थी बच्चे? तो टोटल जो टेम्पल है वो टोटल टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे 85, लेकिन वर्तमान में कितने हैं आप बता देंगे? वर्तमान में 25 ही ठीक ठाक बचे हुए हैं। यहाँ जैन टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैन, और हिंदू टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैन हिंदू टेम्पल यहाँ आपको प्रमुखता देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मंदिर है। कंदरिया महादेव, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, भगवान शिव को समर्पित है। सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है, मतलब सबसे ज्यादा डिजाइन इसी में है। लक्ष्मण जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित कोई मंदिर है तो वो लक्ष्मण टेम्पल है। फिर हम लोग बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की, विश्वनाथ टेम्पल की, ये भगवान शिव को समर्पित है। और चित्रगुप्त जो मंदिर है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 7 मार्कर में आ गया लिखने के लिए या 2 मार्कर में लिखने के लिए आ गया कि खजुराहो जो मंदिर समूह है
उन खजुराहो मंदिर समूह को आप लिख दीजिए कि प्रमुख मंदिर कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। और ये 7 मार्कर में लिखने के लिए जब आएगा ना, आप ये सारे के सारे लिख देंगे, आपको मजा आ जाएगा कि चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और पार्श्वनाथ मंदिर पूर्वी समूह में जैन मंदिर हैं। तो यहाँ पर हमको हिंदू धर्म के मंदिर देखने को मिल रहे हैं, जैन धर्म के मंदिर देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। अब मंदिर समूह की कोई आपसे बात कर सकता है कि टेम्पल ग्रुप पश्चिमी समूह में सबसे प्रसिद्ध और अच्छी तरीके से संरक्षित मंदिर है, पूर्वी समूह जैन मंदिर है और दक्षिणी समूह में कम प्रसिद्ध लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर है। हम इनको इस तरीके से, है ना, एक आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, एक आपको ईस्ट देखने को मिलेगा, एक आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। और पश्चिमी समूह में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कंदरिया महादेव जो मंदिर है, इस तरीके विश्वनाथ मंदिर आपको पूर्व में देखने को मिलेगा। जितने भी जैन टेम्पल हैं, ये जैन टेम्पल हमको ईस्टर्न साइड देखने को मिल जाते हैं और दक्षिणी समूह में कम प्रसिद्ध लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर है। देखिए, कामुक मूर्तियां मानवीय भावनाओं, प्रेम और आध्यात्मिक शिक्षाओं को दर्शाती हैं। देवी देवताओं, दिव्य प्राणियों और दैनिक जीवन की विशिष्ट नक्काशी है। मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊंचे चबूतरे और शिखर शैली के शिखर देखने को मिल जाते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब सांची में बौद्ध स्मारक, सेकंड नंबर पे आ जाता है सांची के बौद्ध स्मारक, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची 1989। 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। स्थान सांची, भोपाल के पास ना लिखने की जगह आप लिखेंगे कि यह रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। कहां पर है सर? रायसेन में है। भारत में सबसे पुराने बौद्ध धार्मिक परिसरों में से एक है। सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था और सदियों तक एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में कार्य किया है। इन्होंने इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर जो कोई प्लेस आता है, वो सांची के स्तूपा आपको देखने को मिलेंगे। और सांची के स्तूपा की जब भी आप लोग बात करते हैं, ये 1989 में विश्व विरासत स्थल में या विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में इनको बनाया गया है। कहाँ है सर ये? सांची, रायसेन में। रायसेन में ही भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। तो रायसेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 2 मार्कर में लिखने के लिए आ गया और आप इसको 2 मार्कर में नहीं लिख पा रहे हैं, इतनी नॉलेज होने के बाद भी, फिर दिक्कत है। क्या लिखेंगे कि सांची के बौद्ध स्तूप कहां पर है सर? ये रायसेन में है। 1989 में शामिल किया गया है और सम्राट अशोक के द्वारा ये निर्मित है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी प्रमुख संरचनाएं क्या है? जैसे महान स्तूप है, स्तूप संख्या 1 अशोक के द्वारा कमीशन किया गया, बाद में इसका विस्तार किया गया। अशोक ने इसको बनाना शुरू किया लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया, इस बात को ध्यान रखना। बुद्ध के अवशेषों के साथ एक बड़ा अर्धगोलाकार गुंबद है। इसमें बुद्ध के अवशेष हैं और एक अर्धगोलाकार गुंबद देखने को मिलेगा। जातक कथाओं को दर्शाते हुए 4 विस्तृत नक्काशीदार तोरण प्रवेश द्वार हैं। इनमें जातक कथाओं का मतलब है कि जो बुद्ध हैं, इन बुद्ध से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं और इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, 4 तोरण द्वारों से यह घिरा हुआ है। स्तूप संख्या 2 और 3, स्तूप संख्या 2 और 3 सुंदर पत्थरों की रेलिंग है। स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगलायन, इनके अवशेष हैं। कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल रही है कि स्तूप नंबर 2 और 3 में से भी जो स्तूप नंबर 3 है उसमें बुद्ध के जो शिष्य हैं, चाहे वो सारिपुत्र हो या बोधगलायन हो, इनके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। अशोक स्तंभ, यहाँ अशोक स्तंभ भी है। सम्राट अशोक के शिलालेखों के साथ एक अखंड स्तंभ भी है। मूल रूप से एक सिंह शीर्ष था जो सारनाथ के समान था। मतलब अशोक का स्तंभ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या है? बौद्ध विहार और मंदिर, मठ और मंदिर जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और पूजा करते थे। गुप्त युग के मंदिर जिनमें जटिल नक्काशी है। अब सोचिए कि इतना अगर आपको सांची के स्तूप के बारे में लिखना है ना, ये 10 नंबर के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। आप इसको 10 मार्कर में भी यूज कर सकते हैं। 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। अब इसकी कितनी कद्र करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना इसको शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं और क्या आप अपने फीडबैक देते हैं,
वास्तुशिल्प की विशेषताएं क्या है सर? तोरण प्रवेश द्वार बुद्ध के जीवन के दृश्यों के साथ जटिल नक्काशी है। अर्धगोलाकार गुंबद है, बुद्ध की शिक्षाओं के ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्थर की रेलिंग है स्तूपों को गिरते हुए और ये सीमाओं को चिन्हित करती है। अब है भीमबेटका के शैलाश्रय। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। रायसेन जिला भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में। भारत में मानव जीवन के कुछ सबसे पुराने ज्ञात निशान हैं। पत्थर की पेंटिंग है, 30,000 साल पहले की है, जो कि पुरा पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन काल तक की है। प्रारंभिक मानव बस्तियों और सांस्कृतिक विकास के साक्ष्य प्रदान करती है। अगर आपसे कोई बात करेगा कि भीमबेटका के शैलाश्रय कहाँ पर है सर, ये भी रायसेन में आते हैं। सबसे पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन जहां कलर्ड पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है वह भीमबेटका में है, जो कि रायसेन में है। 30,000 साल पुराने कलाकृतियां हैं जो प्री हिस्ट्री से लेकर जो मिडाइवल एज है वहां तक को रिप्रेजेंट करते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत ही शानदार उदाहरण हमको देखने को मिलेगा कि मानव किस तरीके से गुफाओं में आके अपने जीवन को जीना शुरू किया। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? पत्थर की पेंटिंग है ना, रॉक पेंटिंग, और ये कलर्ड है बेटा। ये कैसी है? ये कलर्ड है, कलर्ड, ये रंगीन है, इस बात को ध्यान रखना। शिकार के दृश्य, नृत्य, युद्ध, अनुष्ठान और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। लाल, सफेद, पीले और हरे जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। बेटा समझना इनकी विशेषताएं क्या है। पत्थर की पेंटिंग है लेकिन इनमें सारी चीजें बताई गई हैं। कलर पूछे गए हैं, कौन कौन से कलर हैं? लाल, सफेद, पीले और हरे जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। विषयों में जानवर है, मानव है और ज्यामितीय आकृतियां या पैटर्न यहां पर शामिल है, ध्यान रखना। पत्थर की शरण स्थली और गुफाएं, 700 से अधिक चट्टानों की शरण स्थली है जिनमें से 400 में पेंटिंग है। मतलब ये एक आवास के तौर पर थे कि यहां मानव रहता था। 400 में पेंटिंग है, 300 खाली है। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के द्वारा, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा आवास के रूप में उपयोग किया जाता था। शेल्टर, शेल्टर ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। कुछ गुफाएं हजारों वर्षों से निरंतर मानव निवास को दर्शाती हैं कि यहां पर मानव का निवास रहा है। प्रमुख चट्टानी आश्रय हैं, चिड़ियाघर चट्टानी आश्रम है, बोअर रॉक है, इसमें एक बड़ा जंगली सुअर एक इंसान पर हमला करता हुआ दिखाया गया है। ऑडिटोरियम गुफा है, इसमें सबसे बड़े और सबसे प्रमुख आश्रयों में से एक है। ये अगर आपसे कोई बात करेगा तो भीमबेटका की शैलाश्रय की कुछ क्या है विशेषताएं। अभी जो 3 परमानेंट लिस्ट में है, हमने इनको डिटेल से आपसे डिस्कस कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आए होंगे। मैं एक बार इनका क्रक्स या इनका समरी आपके सामने रख देता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। देखो 3 प्लेसेस हैं सर, 3 परमानेंट प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस, 3 परमानेंट प्लेसेस। और 3 परमानेंट प्लेसेस की जब आप बात करते हैं तो 3 परमानेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं जरा एक बार देखिए। सबसे पहले आपने देखा यूनेस्को की जो लिस्ट है इसमें खजुराहो के टेम्पल को, है ना, खजुराहो। अब 2 मार्कर 7 मार्कर किस में लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको 1986 में शामिल किया गया और ये टेम्पल है, ये है टेम्पल आर्ट के लिए फेमस है। टेम्पल आर्ट के लिए बहुत ही शानदार मंदिर है, आप जीवन में एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सांची का स्तूपा। सांची स्तूपा, जो सांची स्तूपा है, इस सांची स्तूपा को देखिए, यह आपको देखने को मिलेगा रायसेन सांची में। इनको शामिल किया गया 1989 में और यह बुद्धिस्ट जो हिस्ट्री है, इस बुद्धिस्ट हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। यहां हमको अशोक के द्वारा ये निर्मित है। अशोक ने इनको 3rd AD में बनाया था। ये जो टेम्पल है चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बने, चंदेल डायनेस्टी, और चंदेल डायनेस्टी ने इनको बनाया है 950 AD से लेकर 1050 AD के बीच में इस समय। तीसरे नंबर पर हमको देखने को मिलता है भीमबेटका की कैप्स। भीमबेटका
भीम बेटिका केव्स, जिसको आप लोग कहते हैं भीम बेटिका की गुफाएं। ये मानव इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। ये भी सर कहाँ है आप बता देंगे? ये रायसेन में आते हैं। ये भी सर कहाँ है? रायसेन में। यूनेस्को में कब इनको शामिल किया गया? अगर ईयर की बात करेंगे तो 2003 में। यहाँ क्या है सर? यहाँ रॉक पेंटिंग मिले। रॉक पेंटिंग समझ रहे हैं? हम अभी भी रॉक पेंटिंग नहीं कर पा रहे। और ये कैसे है? ये कलर्ड रॉक पेंटिंग है, कलर्ड। और यह 30,000 साल पुरानी है, 30,000 ईयर अगो की ये है, ध्यान रखना। और यह प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम की हमको देखने को मिल रही हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम से ये संबंधित है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को में जो हमारी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो कुछ और समझते हैं। देखिए, ग्वालियर का किला और ओरछा, ग्वालियर का किला और ओरछा को 2021 में यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये ग्वालियर का फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ग्वालियर का फोर्ट बेटा ये हमको देखने को मिलता है कि जो 6th सेंचुरी है, इस 6th सेंचुरी एडी में यहाँ पे इसको बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कछवाहा राजवंश है, इस कछवाहा राजवंश के द्वारा, है ना, कछवाहा राजवंश ने इसको बनाया। और जिब्राल्टर, है ना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है। यहाँ तेली का टेम्पल है, तेली टेम्पल। और यहाँ सहस्त्रबाहु का टेम्पल भी हमको देखने को मिल जाता है, सहस्त्रबाहु टेम्पल। फिर हमको देखने को मिलेगा ओरछा का फोर्ट। ओरछा का जो फोर्ट है ना बेटा, ध्यान रखना, ओरछा फोर्ट को भी 2021 में शामिल किया गया। और ये जब हम लोग बात करते हैं बुंदेला जो राजवंश है, इन बुंदेला राजवंश के द्वारा इस ओरछा के टेम्पल को यहाँ पे बनाया गया। राम राजा, ठीक है, राम राजा जो मंदिर है ये हमको यहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखना। 2021 में इनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया। सारी चीजें इनमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए। जैसे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं, ग्वालियर के किला, ग्वालियर में है, भारत का जिब्राल्टर कहलाता है, क्योंकि यह एक मजबूत और अजय किला माना गया है। मान मंदिर महल राजा मान सिंह द्वारा निर्मित सुंदर नीले टाइलों से सजा हुआ है। गुजरी महल रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया है, अब एक संग्रहालय है। और इसको भी मान सिंह ने बनाया था, गुजरी महल को। ठीक है। सास बहू का मंदिर जो कि सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, है ना, सहस्त्रबाहु के नाम से। नागर शैली में निर्मित प्राचीन मंदिर है। तानसेन की समाधि, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन की याद में बनाया गया एक स्मारक देखने को मिलेगा। और जैन मूर्तियां विशाल चट्टानों को काट कर बनाई गई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। तो ग्वालियर का जो फोर्ट है इसको 2021 में हमने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया। टेंटेटिव लिस्ट मतलब संभावित सूची में। और यह एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। आप कभी भी ग्वालियर जाएं इस किले को जरूर विजिट कीजिएगा। जिब्राल्टर है, नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसा माना गया है। और इतिहास में इसको जीतना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। कछवाहा राजवंश, तोमर राजवंश और सिंधिया डायनेस्टी, फिर ब्रिटिशर, सबके पास ये किला रहा है। और अब एक सरकारी संग्रहालय के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है। ओरछा का किला है निवाड़ी जिले में, निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में। विशेषता बुंदेला राजाओं के द्वारा स्थापित ऐतिहासिक नगर स्थापत्य कला और भव्य महलों के लिए जाना जाता है। राम राजा मंदिर जहां भगवान राम को राजा के तौर पर बताया गया है, यह एकमात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर। और यहां भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर भी यहीं पर दिया जाता है, ध्यान रखना। जहांगीर महल है, मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का एक समागम देखने को मिल जाता है। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर बेटा आपको ओरछा में देखने को मिलेगा, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ओरछा का किला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और बेतवा नदी के किनारे बसी बुंदेला राजवंशों की छतरियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व,
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी 2021 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन सकता है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में आता है और 1981 में टाइगर रिजर्व के रूप में पीटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य और पचमढ़ी को मिलाकर यह बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य भारत का सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया। टाइगर रिजर्व के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बहुत सारे वन्य जीव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब अभी रिसेंटली ये कुछ 4 ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को भी शामिल किया गया है, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, इनको अभी 2025 में शामिल किया गया है। ये 2025 में शामिल किया गया है। अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, जहां भी अशोक के शिलालेख हैं सारे के सारे, जितने 64 योगिनी मंदिर हैं ये सारे के सारे गुप्तकालीन मंदिर, सारे के सारे, और बुंदेला शासकों के महल और किले, इन सबको 2025 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया है। ध्यान रखना कौन कौन से हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के, ये सब कुछ। इससे पहले लास्ट ईयर 2024 में भी हमने इन सबको, ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल के घाटी की शैल स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मंडला स्थित रामनगर के गौड़ स्मारक और धमनार का ऐतिहासिक समूह को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल को लेकर। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप इन लेक्चर को शेयर जरूर करें। जितना शेयर करोगे ना उतने बच्चों का भला होगा, चाहे वो प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो। अभी हमारा ना एक बैच चल रहा है, अगर अभी आप इसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो एक बैच हम लेकर आए हैं, आरंभ 2.0। आप इस बैच के हिस्सेदार बन सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। ये कोड यूज करना है MPPCS और ये कोर्स आपको 7,499 में मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं और अपनी प्रिपरेशन को आधार दीजिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।